डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना रासायनिक गुणधर्म आता है। रासायनिक गुणधर्म के अंदर अपने ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्रोजन के प्रति इनकी क्रियाशीलता, ऑक्सीजन के प्रति इनकी क्रियाशीलता और अन्य इनके कंपाउंड के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट जैसे अपने सभी 15वें वर्ग 16वें वर्ग इनकी ऑक्सीकरण अवस्था देखते आ रहे थे, उसी प्रकार से जो हैलोजन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है? तो सामान्यतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, अपने को पता है। -1 क्यों होती है? क्योंकि ये नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनीय विन्यास करने के लिए इनको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अपने को पता है कौन सा होता है? इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास NS2Np5 होता है। अब इस Np6 करने के लिए इनको सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी अपने सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कह सकते हैं कि जो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आती है वो -1 निकल के आती है। पता ही है, क्योंकि नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है वो कौन सा होता है? नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, नोबल गैस मतलब हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, ज़ीनोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सारी जो नोबल गैसें होती है उनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास NS2Np6 होता है। मतलब इन दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु ले लेते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नोबल गैस की तरह हो जाएगा। तो इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था अपने कह सकते हैं कि इनकी जो हैलोजन वर्ग होता है यानी 17वें वर्ग होता है, उनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -1 होती है। इसके बाद में आता है कि फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि फ्लोरीन अपने को पता है कि जितने भी अपने वर्ग देख रहे हैं, चाहे वो अपनों ने 13वां वर्ग देखा है, 14वां देखा है, 15वां देखा है, 16वां देखा है, उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है वर्ग का वो अपने अन्य एलिमेंट यानी जो अपने वर्ग के अन्य तत्व होते हैं उनके साथ में क्या करता है? भिन्नता दिखाता है। दिखाने का रीजन छोटा आकार, उच्च विद्युतरणता और डी कक्षकों की अनुपस्थिति, ये 3 रीजन बताए थे। सेम इसी वर्ग में भी क्या होगा? फ्लोरीन में डी कक्षक अनुपस्थित होंगे। फ्लोरीन में डी कक्षक नहीं होंगे, बाकी सभी में अपने कह सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें क्या होंगे? डी कक्षक प्रेजेंट होंगे। इसमें कौन सा हो जाएगा? 3D, 4D और 5D, ये क्या होंगे? इसमें कक्षक प्रेजेंट होंगे यानी खाली रहेंगे। तो अपने कह सकते हैं कि फ्लोरीन को छोड़कर और अन्य तत्व होंगे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गए, वो सभी क्या करते हैं? +1, +3, +7 इस टाइप की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। +5, +7, +1, +3, +5, +7, +1, +3, +5, ये +7 नहीं दिखाएगा। न दिखाने का रीजन इसका अपने कह सकते हैं कि एक्रियल का प्रभाव होता है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -1, बाकी ये सब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाते हैं? तो इनका सिंपल सा रीजन हो जाएगा। अपने देखते हैं कोई हैलोजन परमाणु ले लेते हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। फ्लोरीन को अपने छोड़ देंगे। जैसे फर्स्ट हो गया इनका NS कक्षक। NS कक्षक में इनके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है इनका NP कक्षक। NP कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अपने को पता है 5 इलेक्ट्रॉन। NP5 NP यही होता है। फिर लास्ट वाला कौन सा होगा? इनका B ऑर्बिटल होगा। 1 2 3 4 और 5, ये NB, ये क्या रहेगा? अपना खाली रहेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? अपने हैलोजन परमाणु की बात कर रहे हैं। हैलोजन परमाणु किसको छोड़ रखा है? अपने को फ्लोरीन को छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में डी कक्षक नहीं होती। तो अपने बात करते हैं जब हैलोजन परमाणु की फ्लोरीन को छोड़कर, तो अपने देखते हैं कि इनमें कितने एकमित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि ये कौन सी अवस्था है हैलोजन परमाणु की? मूल अवस्था है। मूल अवस्था में इनमें एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 ही है। या तो वो क्या कर सकता है? इसे एकमित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा? -1 दिखाएगा या फिर
+1 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिट इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। फिर आती है इनकी प्रथम उत्तेजित अवस्था। प्रथम उत्तेजित अवस्था, उसमें क्या होगा, ns ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे रहेंगे, लेकिन n5 ऑर्बिटल होगा, उसमें से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर nd कक्षक में चला जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कौन से ऑर्बिटल में चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब इनके पास कितने एक यूनिट इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करेगा। उसके बाद में द्वितीयक उत्तेजित अवस्था आ जाएगी। उसमें क्या होगा, ns ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन इसमें जो अपने को पता है कि np ऑर्बिटल है, ये कौन सा x, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और उत्तेजित होकर कौन से ऑर्बिटल में चला जाएगा, d ऑर्बिटल में चला जाएगा। 5 1 2 3 4 और 1 5, 1 2। अब इनके पास में टोटल एक में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5, तो ये कौन सी ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा, +5। लास्ट वाला अपने कह सकते हैं कि तृतीयक उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, तृतीयक उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, s ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा और कौन से ऑर्बिटल में चला जाएगा, d ऑर्बिटल में चला जाएगा। एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 3। अब इनके पास में एक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या करेगा, +7 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा देगा। तो ये इनकी उत्तेजित अवस्था से अपने को क्या पता चलता है कि कितने इनमें एकमित इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके हिसाब से ये क्या करता जाएगा, अपनी ऑक्सीजन अवस्था दिखाता जाएगा। फ्लोरीन ही दिखाएगा, फ्लोरीन तो -1 ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसका छोटा आकार है, और क्या है, इसके पास छोटा आकार होने के कारण उच्च विद्युत ऋणात्मकता है, और डी कक्षक इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय क्या करेगा, लेने की परिवर्तन रखेगा, जिसके कारण फ्लोरीन कौन सी ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा, -1 दिखाएगा। फिर क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में अपने को पता है कि 3D कक्षक खाली रहते हैं, तो क्लोरीन में क्या होगा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या फिर वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो इसलिए अपने कह सकते हैं -1 और +1 दोनों दिखा सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं कि अन्य जो क्लोरीन होता है, या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये होते हैं, इनकी जैसे जैसे उत्तेजित अवस्था बढ़ती जाती है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है तो 3 एकमित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब +3 ऑक्सीजन अवस्था। द्वितीयक उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन और उत्तेजित हो जाते हैं, 5 एकमित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो +5 ऑक्सीजन अवस्था। तृतीयक में क्या होगा, s ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, वो चला जाएगा और +7 ऑक्सीजन अवस्था दिखा देगा। और लास्ट वाला अपने कह सकते हैं कि आयोडीन होता है, ये +7 नहीं दिखाता। नहीं दिखाने का मतलब, क्योंकि ये जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक्टिविटी के प्रभाव के कारण क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो रह जाएंगे कितने, 1 2 3 4 5 रह जाएंगे, तो मतलब +5 ऑक्सीजन अवस्था ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अवस्था के बारे में अपने को ध्यान रखना है कि इनकी जो ऑक्सीजन अवस्था होती है सामान्यतः -1 होती है, फ्लोरीन को छोड़कर और बाकी क्या होते हैं, +1 +3 +5 +7 ऑक्सीजन अवस्था दिखाते हैं। आयोडीन होता है वो +7 नहीं दर्शाता, नहीं दर्शाने का रीजन एक्टिविटी का प्रभाव, जो आपको मैं पिछली क्लासेस में अच्छी तरह से बता चुका हूं। अब आपको होगा कि सर कि हैलोजन परमाणु अपने आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, और ये +3 +5 +7 ऑक्सीजन अवस्था कैसे दर्शाएंगे, ये तो दर्शा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई इनसे इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। सही है, फ्लोरीन से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई नहीं ले सकता, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तत्व है ना। तो अपने तभी तो मैंने कहा कि फ्लोरीन को छोड़कर और बाकी जितने भी होंगे, जैसे क्लोरीन हो गया, अब ये क्लोरीन किसी ऑक्साइड में क्या करेगा,
अपनी +7 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा। जैसे Cl2O3 हो गया, इसमें इसकी ऑक्सीजन अवस्था चेक करें अपने, या तो Cl इन दोनों में सबसे नेगेटिव कौन है, विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की है, तो ये क्या करेगा -2 ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा। और इसके साथ में जुड़े कितने होंगे, 3 ऑक्सीजन है, तो कितने हो जाएगी 2, क्लोरीन है तो उसे X का X रख देंगे, प्लस ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं 3, और ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है -2, क्यों, क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर 0। ये अपने ने निकालनी आती है ना ऑक्सीजन अवस्था, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकल के आएगी +3। ये क्लोरीन की +3 ऑक्सीजन अवस्था निकल के आ रही है। मतलब क्लोरीन अपने ऑक्साइडों में या फिर अंतरालोचन यौगिकों में, अंतरालोचन यौगिक में से जैसे ClF3 हो गया, ये इसके क्या है अंतराहलोजन यौगिक है। अंतराहलोजन यौगिक का मतलब होता है कि हलोजन वर्ग के ही तत्व आपस में मिलकर या संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं उन यौगिकों को अपने अंतराहलोजन यौगिक कहते हैं। जैसे ClF हो गया, ClF2 हो गया, ClBr2 हो गया, ये सारे क्या है अंतराहलोजन यौगिक होते हैं, यानी अपने ही वर्ग के तत्वों के साथ में संयोग करके जो यौगिक बनाए जाते हैं उन यौगिकों को अपने क्या कह देते हैं अंतराहलोजन यौगिक कह देते हैं। हलोजन अपनी +3, +5, +7 ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो किस में दिखाएगा, तो वो तो या ऑक्साइड में दिखाएगा या फिर अपने अंतराहलोजन यौगिकों में दिखाएगा। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है, अपने को पता है, ऑक्सीजन अवस्था नहीं ध्यान में रखनी, यहाँ पर ऑक्सीकरण विद्युत ऋणात्मक का ध्यान रखनी है, विद्युत ऋणात्मक ये अपने को ध्यान में रखनी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो मतलब ये कौन सी ऑक्सीजन अवस्था दिखाएंगे, प्लस की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से क्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, क्लोरीन की होगी, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, कितने जुड़े हुए हैं 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी चार्ज कौन सा आ जाएगा +3 का चार्ज आ जाएगा, और अपने कह सकते हैं 3F- ऐसे आएंगे, यही होगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है +3 ऑक्सीजन अवस्था दिखा रहा है। उसी प्रकार से अपने कह सकते हैं Br2O7, इसमें इसकी ऑक्सीजन अवस्था Br की कितनी निकल के आ रही है +7 निकल के आ रही है। ऑक्साइड और अंतराहलोजन यौगिकों में क्या करेगा, हलोजन वर्ग होगा वो अपनी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा, अन्य किसी कंपाउंड में ये प्लस ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि विद्युत ऋणात्मकता हलोजन वर्ग की सबसे ज्यादा होती है। इसके साथ में अगर इससे भी ज्यादा कोई विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट जुड़ा हुआ है तब वो क्या करेगा प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। जैसे यहाँ पर क्लोरीन की तुलना में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है विद्युत ऋणात्मकता, तो ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा प्लस की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। उसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, तो ये क्या करेगा प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। जैसे अपने ने ऑक्सीजन की देखी थी OF2, इसमें ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा था, इसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा था। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है ज्यादा होती है, ज्यादा होने के कारण ये क्या कर रहा था ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा था, फ्लोरीन ले रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर +2 लगा दिया। अदरवाइज ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था अपने देखते हैं तो -2 ही देखते हैं ना, अन्य कंपाउंड इसमें अब चेक करें तो -2 ही रखी है मैंने, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बस इतना ही पूछेगा कि कौन से कंपाउंड के अंदर ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा, +5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा, तो अंतराहलोजन यौगिक या फिर इनके ऑक्साइड क्लोरीन को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता। हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता करके ये क्या बनाएंगे हाइड्राइड बनाएंगे। कौन से, जैसे हाइड्रोजन
फ्लोरीन के साथ में फ्लोरोहाइड्राइड हो गया, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ऐसे कंपाउंड बनाएंगे। जैसे अपने H हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ में, तो क्या बनेगा HF, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। यह अभिक्रिया कहां पर होगी, तो अंधेरे में होगी, अंधेरे में रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, तो क्या बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। यह अभिक्रिया कहां पर होगी, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर अपने कह सकते हैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में, तो क्या बनेगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, तो थोड़ी ऊष्मा देनी पड़ेगी। फिर लास्ट वाली H2I2, यह अभिक्रिया यानी हाइड्रोजन आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। ये 4 रिएक्शन अपने को पता होनी चाहिए। रिएक्शन अपने को पता है, बस थोड़ी सी कंडीशन ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा क्रियाशीलता होती है फ्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन की, इसलिए अंधेरे में भी ये क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। क्लोरीन की अपने को पता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। और जो ब्रोमाइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाना होता है, तो अपने को क्या करना होगा, थोड़ी सी ऊष्मा देनी होगी। और लास्ट वाला जो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ में, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। अब तीनों कंपाउंडों के अंदर जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, वो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, एक उत्क्रमणीय कंपाउंड है, उत्क्रमणीय उत्पाद है। अपने को पता है उत्क्रमणीय उत्पाद क्यों है, क्योंकि जो HI है उसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, और ये आसानी से विचलित होकर यानी टूटकर क्या कर लेता है, वापस ऐसे कंपाउंड बना देता है। मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन का वापस निर्माण कर लेता है। अपने को ये पता था ना कि उत्क्रमणीय उत्पाद क्यों होता है। उत्क्रमणीय उत्पाद इसलिए होता है कि अभिक्रिया पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती। ऐसे उत्क्रमणीय उत्पाद बनते हैं जहां पर बंध वियोजन ऊर्जा आसानी से क्या होते रहते हैं, वो टूटते रहते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड जो अपने ने HI बनाया है, वो HI के अंदर जो ये बंध वियोजन ऊर्जा है वो सबसे कम है। बंध वियोजन ऊर्जा क्या है, सबसे कम है। और ये क्या हो जाता है, सबसे आसानी से, मतलब बना है वैसे थोड़े से टेम्परेचर के अंदर टूट जाएगा और टूटकर वापस किसका निर्माण कर लेगा, H2 और I2 बना देगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या होता है, उत्क्रमणीय कंपाउंड होता है, और बाकी सभी क्या होते हैं, रियल यानी बिना उत्क्रमणीय कंपाउंड होते हैं। उत्क्रमणीय कंपाउंड क्यों होता है, तो रीजन सिंपल सा कि HI की बंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है और आसानी से टूटता रहता है, और टूटकर क्या कर लेता है, H2 और I2 बना लेता है। और अपने को पता है कि इसकी अपचायक प्रकृति भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये थोड़े से कंपाउंड अपने को ध्यान में रखने हैं। टोटल अपने ने कौन से कितने कंपाउंड बनाए हैं, 4 बनाए हैं। यानी हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता करके 4 यौगिक बनेंगे। कौन से, एक तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आता है इनका तापीय स्थायित्व आता है, तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व का मतलब अपने को पता है कि कौन आसानी से टूटेगा, कौन आसानी से टूटेगा। तापीय स्थायित्व का मतलब यहाँ पर इनका आसानी से टूटने का ध्यान रखना। तापीय स्थायित्व ऑब्लिक लगा देता हूं, वियोजन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा। तो अपने को पता है कि HF की वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी बंध लंबाई क्या है, सबसे कम है। उसके बाद में HCl की होगी, उसके बाद में HI की होगी, सॉरी HBr की होगी, फिर लास्ट में HI की होगी। ये क्या बताया मैंने आपको, इनकी वियोजन एंथैल्पी बताई है। तापीय स्थायित्व का मतलब वियोजन एंथैल्पी से ले लें।
मतलब कितनी आसानी से कौन सा यौगिक विखंडित होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड में बंध वियोजन ऊर्जा अपने को पता है सबसे ज्यादा होगी छोटा आकार होने के कारण, और बंध लंबाई कम होने के कारण। जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाएंगे क्या होता जाएगा, बंध लंबाई बढ़ती जाएगी, और बंध लंबाई बढ़ेगी तो मतलब इनके वियोजित होने की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी बंध लंबाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर आते हैं क्वथनांक। क्वथनांक और गलनांक अपने ये लिख लेते हैं। अब क्वथनांक और गलनांक का मतलब इनका वियोजन होता नहीं है। अब इनके जो मॉलिक्यूल्स है जैसे HF, अब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स को अपने को क्या करना है, वाष्प अवस्था में लाना है। इनको अपने को क्या करना है, वाष्प अवस्था के लेके आना है। जैसे इन मॉलिक्यूल्स को अपने को क्या करना है, वाष्प अवस्था में लेके आना है। गलनांक और क्वथनांक का मतलब होगा कि इनके मॉलिक्यूल्स को मतलब जो अणु हैं उनको अपने को क्या करना है, वाष्प अवस्था में लेके आना है। मैंने बताया था कि बर्फ में ऊपर से नीचे जाते हैं, अणु का आकार जैसे जैसे आणविक आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होते जाते हैं, इनके क्वथनांक और गलनांक भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा अणु होगा उसे वाष्प अवस्था में लाने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपने कह सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो गलनांक क्वथनांक होता है वो किसका होगा, HI का होगा। उसके बाद में HBr, उसके बाद में HCl, और उसके बाद में क्या होगा, HF। यही होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आणविक आकार अणु का सबसे ज्यादा किसका है, HI का है। HBr का उसका कम, HCl का उसका कम, HF का सबसे कम। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और लगता है। कौन सा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन बंध का कंसेप्ट और लगता है। अपने को पता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, उनके अणु आपस में कौन से बंध से जुड़े हुए मिलेंगे, तो अपने को पता है कि हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुआ मिलेगा। और हाइड्रोजन बंध वान डेर वाल्स बंध की तुलना में ज्यादा प्रबल होता है, और इसे तोड़ने के लिए ज्यादा क्वथनांक यानी ज्यादा ताप देना पड़ेगा, और ज्यादा ताप देना पड़ेगा तो मतलब इसकी जो क्वथनांक होगा वो पूरे आवर्त में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा चीज अपने को ध्यान में रखना है। सिंपल कंसेप्ट तो अपने को पता था कि आणविक आकार जैसे जैसे अणु का आणविक आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, क्वथनांक बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर आणविक आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वान डेर वाल्स बल बढ़ता है, और वान डेर वाल्स बल बढ़ा है तो मतलब उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वान डेर वाल्स की तुलना में हाइड्रोजन बंध भी किसमें पाया जा रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में पाया जा रहा है। हाइड्रोजन बंध वान डेर वाल्स बंध की तुलना में बहुत ज्यादा प्रबल होता है, मतलब अणुओं को बहुत ज्यादा पास रखता है। इसी कारण ये क्या होता है अपने को पता है, द्रव अवस्था में होता है, और बाकी क्या होते हैं, ये गैस अवस्था में होता है। तो गैस को गैस अवस्था में लाने के लिए अपने को पता है कि कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी। ठंडी गैस है थोड़ी सी बैठ गई होगी, थोड़ी सी टेम्परेचर दिया उड़ जाएगी, लेकिन द्रव को गैस में लाने के लिए अपने को पता है ज्यादा एनर्जी देंगे, और ज्यादा एनर्जी देंगे तो मतलब इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो तापीय स्थायित्व का क्रम ध्यान रखना। तापीय स्थायित्व अगर वो ब्रैकेट में वियोजन लिख दें तो ये करना। तापीय स्थायित्व अगर वो क्वथनांक से ले लें, आप दोनों लिख देना अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तापीय स्थायित्व ब्रैकेट में वियोजन लगाते, तापीय स्थायित्व ब्रैकेट में क्वथनांक लगाते, ये दोनों क्रम अपने को ध्यान रखना। वियोजन एंथैल्पी से ध्यान रखना। वियोजन एंथैल्पी बंध लंबाई पर डिपेंड करेगी, और क्वथनांक होगा वो क्वथनांक किस पर डिपेंड करेगा, आणविक आकार पर। और आणविक आकार के साथ साथ में अपने देखेंगे कि कोई हाइड्रोजन बंध तो प्रेजेंट नहीं है। अगर हाइड्रोजन बंध किसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है तो उसे अपने क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा रखेंगे। जैसे अपनों ने ऑक्सीजन के बनाए थे ना, H2, H2S, H2SC, ये सारे कंपाउंड बनाए थे अपनों ने ऑक्सीजन के।
तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अपनों ने क्वथनांक किसका बताया था, इसका बताया था वाटर का। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में अपने को पता है कि कौन से बंध से जुड़े हुए मिले थे, हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए मिले थे। अपनों ने ये देखा था ना, ये कौन सा बंध था, हाइड्रोजन बंध। सेम यहाँ पर भी कौन सा एक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इधर भी हाइड्राइड है, ये भी क्या है अपने हाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्वथनांक का क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड का, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड का, फिर